साइलेंट प्लीज। कल हमने चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, जिनका नाम था सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करने वाला मार्केट होता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट करती है और डिमांड और सप्लाई ही इन सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या करती है, बोलो, सॉल्व। यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना, बोलो, प्रॉफिट कमाना। साथ ही क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, ये सारा डिसीजन मार्केट लेता है, राइट। दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो दूसरा सिस्टम है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने 11th क्लास में भी पढ़ी थी। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब कुछ हमारा जो कंट्री का राजा है वो ओन करता है, जो गवर्नमेंट है वो ओन करती है। तो उसमें क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है, बोलो, सोशल वेलफेयर। एंड थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो कि था मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी काम करती है और जिसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी काम करते हैं, जो कि दोनों मोड से रन होती है, सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मोटिव से जो है मिक्स्ड इकोनॉमी रन होती है। और भारत एक कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उसके फीचर्स और इंडिया ने क्यों एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया, ये वाली स्लाइड भी कल हम लोग कर चुके थे कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाने के पीछे ये रीज़न था कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे राजनेता थे, वो इस बात में कंफ्यूज थे कि हम भारत को मार्केट के भरोसे छोड़ दें या फिर हम भारत को तानाशाह बना दें सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह। तो हमारे नेताओं ने एक बीच का रास्ता अपनाया जिसमें प्राइवेट पर्सनस को इतनी ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं दी, सारी कुछ चीज़ें अपने पास भी रखी, और साथ के साथ ही अगर कंट्री को हम ऑटोक्रेसी बना देते तो फिर तो हिटलर मॉडल पे रन होती इकोनॉमी, वो किसी को पसंद नहीं था। और अगर मार्केट मॉडल पे रन करते तो सब बोलते कि फिर से कोई ना कोई 2-4 कंपनी भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बन गई बड़ी तो वो पूरा देश बेच के खा जाएगी। इसीलिए भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया। क्लियर, यहाँ तक की स्लाइड कल तक हो गई थी। अब शुरू होता है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या कहते हैं, बोलो, इकोनॉमिक प्लानिंग। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? बेसिकली आपने बिजनेस में प्लानिंग चैप्टर पढ़ा होगा, उसी तरीके से कंट्री के, देश के लिए कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कैसे इकोनॉमिक डिसीजन होंगे, इस पॉलिसी, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे को करने को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। और इसको हाल फिलहाल में प्लानिंग कमीशन करता है। कौन करता है, बोलो, प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम नीति आयोग है आज की तारीख में। क्या है, बोलो, नीति आयोग। तो यहां पर आपको थोड़ा 5 ईयर प्लान्स, कभी आपने सुने हो गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान्स बनते थे, उनकी नॉलेज मुझे आपको अगले चैप्टर में देनी है, जिसमें आज तक कितने 5 ईयर प्लान आए, किस 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, वो समझाना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टॉपिक 3 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, और इसके लिए मैं आपको कुछ जनरल पॉइंट्स लिखवा दूंगा, वो पॉइंट्स ही आप 5 ईयर प्लान में, किसी भी प्लान में लिख सकते हो। तो अलग से कौन से प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी पढ़ना तो पड़ा ही पड़ेगा, नहीं तो आप ही बोलोगे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो पढ़ा देते। इकोनॉमिक प्लानिंग एक मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे बताता है कि कैसे इकोनॉमी एज अ होल फंक्शन करती है। साथ के साथ हमारे देश में सबसे पहला इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए एक रेजोल्यूशन बनाया गया, ये याद करने वाला टॉपिक है, इन द ईयर 1948, जिसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए और जिसमें बोला गया प्राइवेट सेक्टर को भी इकोनॉमी में उतना ही भागीदार बनाया जाए जितना कि पब्लिक सेक्टर को। इसलिए आप देखोगे भारत में तो पब्लिक कंपनीज भी हैं और प्राइवेट कंपनीज भी हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक प्लानिंग को अच्छे से करना। गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया था 1950 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1948 और फर्स्ट प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई 1950 में, जिसके हमेशा चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके चेयरमैन कौन होता है? हमेशा प्राइम मिनिस्टर। और भारत में द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन
एमसीक्यू के लिए थे। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज प्रोफेसर महालनोबिस। ठीक है, भारत के प्लानिंग कमीशन के सबसे पहले चेयरमैन थे प्रोफेसर महालनोबिस। इस कमीशन का पर्पस था ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना। एफिशिएंटली यूज क्यों करना होता है, ये आपने बिजनेस में भी पढ़ा है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड होती है। साथ ही प्लानिंग कमीशन का अगला टॉपिक आता है जिसके अंदर हर साल 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं। तो उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो प्लान क्या होता है। प्लान बिजनेस के अंदर वाला मीनिंग आप यहां पर लिख सकते हो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बताता है डिटेल्ड स्कीम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसको अपन बोलते हैं प्लान। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ मेकिंग प्लान? प्लानिंग इज डन टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। ये आपने बिजनेस में भी पढ़ा है, प्लानिंग अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो आप इधर लिख सकते हो इट इज अ डिटेल्ड एनालिसिस की क्या प्रॉब्लम है और हम इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगली जो स्लाइड है जिसके अंदर 1 से लेके 12 तक 5 ईयर प्लान दिए हैं और साथ में 2-2 लाइन में मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। इसको अगेन मैं बोल दूं, ज्यादा से ज्यादा स्लाइड 3 नंबर में आएगी और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन पॉइंट्स हैं, उन कॉमन पॉइंट्स को ही आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, गरीबी हटाना, भ्रष्टाचार खत्म करना, लोगों को इक्वलिटी देना, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये कॉमन गोल्स है। ये 5-6 पॉइंट्स को आप याद कर लो तो आपसे कोई भी प्लान पूछे आप उसके अंदर लिख देना, कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी इंडियन वैसे ही पढ़ाता है जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, राइट? तो उसको आप कॉमन पॉइंट्स लिख के दोगे। स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से इसलिए उठाए ताकि आप ये ना बोलो कि आपने प्लान वाइज तो बताया ही नहीं, आपने जनरल पॉइंट बता दिए। हाँ, अगर याद करना है तो आप इन डेट्स को याद कर सकते हो कि 1 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, सेकंड कब आया, थर्ड कब आया, जो भी याद करने का अपना एक पैटर्न है। देखो 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी, तो लॉजिकली सोचो पहला प्लान कब आया होगा, 1951। अब 5-5 साल के प्लान चल रहे हैं, तो 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। अब आप अगर तीनों के गोल देखोगे तो आप देखो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फूड गेन प्रोडक्शन, बेरोजगार देना, इनइक्वालिटी हटाना, गरीबी दूर करना, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और हैवी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना, ये शुरू के 3 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज उस समय देश के अंदर इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। मैं अगेन बोल रहा हूं, चैप्टर की औकात के हिसाब से याद करना पड़ेगा। औकात चैप्टर की मैक्सिमम कितनी है, 4, तो 4 के हिसाब से 4 जैसी मेहनत करनी। इज इट क्लियर? फर्स्ट चैप्टर हल्का था क्योंकि उसमें ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में याद करने वाले 10 स्लाइड थी मुश्किल से, जिसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड का क्या हाल है, वो टॉपिक वाइज था। लेकिन ये चैप्टर की लेंथ ज्यादा है और नंबर उतना ही है, इसलिए मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे याद कर लेना है। आपसे कोई भी 5 ईयर प्लान बोले, जो अभी मैंने 5-6 पॉइंट बोले वो याद रखना, कॉमन टॉपिक। उसके बाद ध्यान रखना, सरकार की स्टेबिलिटी ना होने के कारण सरकार 5 साल के लिए नहीं चुनी जाती थी। 2 बार ऐसा हुआ है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो कि लगभग 11 दिन की सरकार थी, और फिर जब वो वापस से चुन के आए थे तब 5 साल सरकार उन्हें चलाई, और बीच में कांग्रेस की भी सरकार जो थी बिल्कुल ऐसे ढांचा खराब था, तो सरकार 5 ईयर प्लान नहीं लाई, सरकार 3 साल तक प्लान लाई नहीं। मतलब थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो 1966 में खत्म हो गया, लेकिन 67, 68, 69 3 साल कोई प्लान नहीं है। फिर 69 से लेके 74 में 4th प्लान 5 साल के लिए, और 74 से लेके 79 5th प्लान वापस 5 साल के लिए आया, जिसमें भी आप देखो एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना। मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट एक जैसे ही, गरीबी दूर करना, लोगों के बीच में इनकम इनइक्वालिटीज हटाना और एग्रीकल्चर। उसके बाद एनुअल प्लान्स आए फ्रॉम 1979 टू 1980, और फिर से जो हमारा 6th प्लान था वो आया 1980 से 85, जिसके अंदर वापस से आप देखो तो पॉइंट वही आ गए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी,
इनइक्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर वापस 85 से 90। अब ये डेट्स तो क्या ही करूं, अगर आपसे एमसीक्यू में पॉइंट्स कॉमन याद करने जो मैंने बोले 5-6, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ गया, एग्रीकल्चर आ गया। फिर वापस मैन पावर बाय टर्निंग इनटू सेंचुरी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आप ध्यान रखना, एक एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जो प्लान है, 8th प्लान। इससे पहले एजुकेशन की बात नहीं आई, इससे पहले सरकार को याद नहीं आया कि देश के बच्चों को पढ़ाना है। 1992 में हमें याद आया कि अरे हमारे देश में हमने बच्चों को पढ़ाना तो कंपलसरी कर ही नहीं रखा है, इसीलिए एलिमेंट्री एजुकेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो वापस से जनरल पॉइंट से सारे, पॉपुलेशन की ग्रोथ को चेक करना, प्राइस स्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव्ड लेवल्स ऑफ कंजम्पशन, इनकम इनइक्वालिटी कम करना, और फिर लास्ट में वापस जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारी बात है। तो 12 प्लान्स 2017 तक आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी तक जो है। 2025 वाली प्लानिंग एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है, तो हमारी जहाँ तक अपडेट है हमने वहाँ तक पढ़नी है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? वापस से बोल दूँ, इस स्लाइड में अगर याद करना हो तो डेट्स का आप याद कर सकते हो, कौन सी प्लान कौन सी पीरियड तक चला। और अगर कंटेंट पूछें तो आपको 5-6 पॉइंट कॉमन याद रखने, एग्रीकल्चर, इनकम इनइक्वालिटी खत्म करना, लोगों को बीच में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, एजुकेशन, मतलब जिस भी काम से देश का भला हो सकता है वो कॉमन पॉइंट्स आप लिखोगे तो कोई भी प्लान के कंटेंट गलत नहीं करेगा आपके। क्लियर? क्योंकि आज तक 2025 तक जो प्लान चल रहा है, क्या हम गरीबी मुक्त हो गए? क्या हमारे एग्रीकल्चर में आज कल्याण हो गया सबका? नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक रिपीट ही हो रहे हैं आगे के प्लान्स में। क्लियर? ये था 5 ईयर प्लानिंग के फीचर। और अब हम शुरू करेंगे फीचर ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर प्लानिंग। 1950 से लेकर अब जो इतने सारे प्लान्स ऊपर आपको पढ़ाए गए, उसके फीचर्स क्या थे? सबसे पहला, 1990 तक देश में सरकार को प्राइवेट सेक्टर पसंद नहीं था। ये इस चैप्टर की बहुत बड़ी लर्निंग है कि 1990 तक, ए मंडोरा चुप कर, खुद अपन वैसे भी नहीं पढ़ सकते, यहां मैं पढ़ा रहा हूं तो भी आधे लोग सदमे में अभी कि ये चल क्या रहा है। तो तू बातें करके तो और बड़े सदमे में आ जाएगा मार्क्स देख के अपने, इसलिए चुप रह कर। रोज एक ना एक को मुझे पकड़ना पड़ता है। कल पब्लिक सेक्टर का हैवी रिलायंस, अभी टॉपिक चल रहा है, बीच में हरकत मत लो प्लीज। मैंने बोल दिया कल मिल जाएगी, मिल जाएगी। पब्लिक सेक्टर, इससे कंटिन्यूटी भी ब्रेक होती है, सारा मतलब दिमाग पढ़ाने में तो लगता ही नहीं फिर। और पहली टॉपिक ऐसे चल रहे, आधे लोग तो अभी सो जाएंगे देखना। तो सबसे पहले 1990 तक देश में पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस थी। किसकी डोमिनेंस थी बोलो? पब्लिक सेक्टर की। सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी बन जाए कि वो हमें वापस से गुलामी के रास्ते पर चला दे। इसलिए सारी हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट खुद लगाती थी, और इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द 1991 इंडिकेटेड हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। और उसके बाद ही 1991 में हमने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू करा। लेकिन शुरू के 40 साल मेजर जो हमारी कंपनीज थी, जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास। As many as 17 industries were reserved specifically for public sector and only 12 industries are marked for private sector. मतलब टोटल अगर 29 इंडस्ट्रीज की कैटेगरी थी, जैसे सीमेंट, जूट, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, तो इसके अंदर 17 एरिया सरकार ने खुद के पास रखे थे। मतलब 17 एरिया में पब्लिक सेक्टर काम करता था और सिर्फ 12 एरिया ऐसे थे जिसमें कौन काम करता था? प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इतना बड़ा होने नहीं दिया जाता था। और ये भी रियलाइज किया गया था कि अगर सोसाइटी को डेवलप करना है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार ये काम कर सकती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी लगा करके ही रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। 1990 तक हम ऐसा मानते थे। दूसरा, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर को अपनी कोई ब्रांच और लगानी है, अगर प्राइवेट सेक्टर को अपना कोई और इंडस्ट्री लगानी है, तो उसको हर काम की सरकार से क्या लेनी पड़ती थी? परमिशन। इसको कहते थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो भी कब आया? 1949
अभी तक हमने दो बातें ऐसी पढ़ी है जो 1948 में ही आई। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया बोलो 1948, और दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी कब आया 1948, जिसके अंदर नई इंडस्ट्री को स्टैब्लिश होने के लिए क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? कुछ लोगों के हाथ में मुझे जो हाइलाइटर है वो देख के खुशी हुई। हाइलाइटर से आप इन स्लाइड्स में इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर सकते हो और वही वर्ड्स लिख करके एग्जाम में आ सकता हो, पूरे नंबर आएंगे। नई हाइलाइटर है तो कल्याणा, बार बार छोटी छोटी बातों के लिए बोलने के पास मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो हर पॉइंट का। और कुछ लोग को देख के दुख भी होता है जो बुक ही नहीं निकालते, जिनको बोलना पड़ता है बुक निकाल लो, कॉपी निकाल लो, मोबाइल अंदर रख लो, बातें मत करो, है ना। कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा, हम भी यहीं आप भी यहीं। सो रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यहां पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का उद्देश्य सरकार का यह था कि कहीं ये वापस से इकोनॉमिक पावर अपने पास ना रख ले, क्योंकि फिर से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी 2-3 कंपनियां भी और आ जाती तो भारत अपने ही लोगों का गुलाम हो जाता। ब्रिटिशर से भी खतरनाक था खुद के लोगों का गुलाम होना। इज इट क्लियर? एंड थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई। आप याद करो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया, हमारे छोटे प्रोड्यूसर को तबाह कर दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। तो अब सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन छोटे मोटे बिजनेस को भी बढ़ाओ, इन्हें भी, घर में नीचे घर है ऊपर, या नीचे फैक्ट्री ऊपर घर है, ऐसे बिजनेस को बढ़ाओ। और उसके लिए सरकार एक एक्ट लेकर के आई, बोले ये एमएनसीज मोनोपोली क्रिएट नहीं करेंगी, हटाओ इन एमएनसीज को, मतलब एमएनसीज की पावर को कम कर दो। जिस एक्ट का नाम दिया गया एमआरटीपी, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसके अंदर कोई भी कंपनी अगर जरूरत से ज्यादा बड़ी बनती तो उसको सरकार रेगुलेट करती है। क्या कर रहे हो तुम, क्या तुमने स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर को खत्म तो नहीं कर दिया मार्केट से? तो ऐसे लोगों को भी कंट्रोल करने की जरूरत थी ताकि ये इतने बड़े ना बन सके कि ये छोटे लोगों को खाई जाए। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एक्सक्लूसिव रिजर्व किए गए कुछ प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल्स, ऐसे प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी। साथ में खादी बोर्ड, कभी आपने सुना हो, सिल्क बोर्ड, यस, खादी कपड़े को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में सिल्क की साड़ी बनती, राइट, उन्हें बढ़ाने के लिए ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड किए गए कि अब आप सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में अपने प्रोडक्ट को क्या कर सको, आप बेच सको। इज इट क्लियर? तो ये 1950 से 1990 के रूल्स हैं। साथ ही प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब सोचो, पहले ही हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बना रही है, जिन बड़ी कंपनीज को गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट देश में बिकेंगे। अब सोचो अगर हम बाहर के फॉरेन प्रोडक्ट्स को फिर अगर आने देते तो फिर तो ब्रिटिशर जैसे ही खेल होता। तो हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इतना प्रोटेक्ट करा कि उन्हें फॉरेन कंपटीशन, मतलब ना किसी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बाहर जाने की परमिशन दी और ना ही किसी बाहर के प्रोड्यूसर को इंडिया आने की परमिशन दी बिजनेस करने के लिए, क्योंकि अगर वो आते तो लोगों को पसंद तो वही आता, लोगों को पसंद तो लिवाइस की जींस आती ना, यस। तो हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, बोले आपको इंपोर्ट करना है टैक्स दो, और इस वजह से फॉरेन गुड्स महंगे हो गए और देश के गुड्स सस्ते हो गए। देन फोकस ऑन, ये हेडिंग्स तो दिख रही है ना सारी, दिख रही। फोकस ऑन इंपोर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इम्प्लाइड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स दैट वर इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। गवर्नमेंट कहती थी तुम्हें इंपोर्ट करना है, हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, मतलब वो गुड्स तो तुम वैसे ही महंगे हो गए, तो एक काम करो, जो गुड्स तुम्हें इंपोर्ट करने, हमारी कंपनीज को कहती थी, विदेशी देसी कंपनीज को बोलती थी, इंडियन कंपनीज को बोलती थी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं वो खुद बनाना शुरू कर दो आप। और इससे क्या होगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा, देश का पैसा डेवलपमेंट में यूज हो पाएगा। इसलिए हम कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो इंपोर्ट करते हो वो माल खुद बनाना शुरू करो। इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बोलो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। साथ ही इससे देश में सेल्फ सफिशिएंसी भी आई। और एक लास्ट, हमने फॉरेन कैपिटल को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया। इसका रेफरेंस हमने मैक्रो में भी पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज जब पढ़ा था,
राइट, ये 1990 तक वाला जो कानून है, क्योंकि नया फेम एक्ट आया 1999 में। कब है? 1999। उससे पहले चलता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इतना खतरनाक कानून कि अगर कोई आदमी बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर जाने दो इलाज कराने के लिए, तो सरकार बोलती थी ये ले $2000 $5000 $2 या $5000 देगी और बोलेगी जा इलाज करा, मत करा तू पहले वही मर, वापस आ मत, हमें भरवानी है, बट हम इतने रुपए से ज्यादा डॉलर तेरे को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि देश में फॉरेन एक्सचेंज डॉलर थे ही नहीं, जिसका रिजल्ट था अगला चैप्टर 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी। सो देयर वाज टू मिनिमाइज इकोनॉमिक कंट्रोल ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स। अब ये जो 40 साल की प्लानिंग हुई, इस 40 साल की प्लानिंग का देश में इफेक्ट क्या हुआ? भारत की नेशनल इनकम। अब यहां पर आप सोचो, ये पूरा आंसर आप वन से भी लिख सकते हो। 40 साल की प्लानिंग के बाद बताओ नेशनल इनकम बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी? नेशनल इनकम वास्तव में बढ़ी। द इंक्रीज इन 1819 ईयर में ड्यूरिंग 12th प्लान, हमारी जो इकोनॉमी थी पहले जो कि एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, 12th प्लान के बाद हमारा नेशनल इनकम 6.8% से बढ़ा, जो कि टारगेट हमारा 8% था, और अब द इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड टू बी 6.9%। तो अब हम इतना इनकम हमारी बढ़ चुकी है, साथ ही हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी। ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर प्लानिंग द रेट ऑफ इनकम पर कैपिटा हैड ओनली बीन नॉमिनल, भिखारियों जैसा जीवन था हमारा पर कैपिटा इनकम के नाम पे, लेकिन 12th प्लान के बाद इट इज अराउंड 5.5% पर एनम से बढ़ रही है ग्रोथ रेट हमारी पर कैपिटा इनकम की, फिर 5.7 और 5.6। ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं पूछे अभी तक एग्जाम में, बट एनसीईआरटी में दिए हैं तो हमने पढ़ लिए। अब बताओ, इनकम बढ़ती है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी, एडीएस पढ़ा चुका हूं मैं, इनकम बढ़ने के साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? बढ़ता है। तो वो भी बढ़ा हमारा, लगभग 31.3% हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पे। जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है आप उतना खुद भी कर सकते हो। साथ ही इनकम बढ़ेगी तो ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। पहले आपको याद करो, ब्रिटिशर के टाइम चैप्टर 1 में पढ़ा था, हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। आज हमारे देश में बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री दोनों है, जिसका जो कि 7.2% की ग्रोथ रेट के साथ काम कर रही है। और इतना सब हुआ तो रोजगार भी बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी 8.3% आ गई, उसके बाद 1819 में 6.9% आ गई, लेकिन आज की तारीख में फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या कारण है, ठीक है। साथ ही ऊपर वाले पॉइंट पॉजिटिव थे प्लानिंग के, कुछ पॉइंट आज दिन तक हम अचीव नहीं कर पाए। प्लानिंग आज भी जरूरी है, आज भी हमारा देश भिखारी है, लगभग देश की 22% जनता बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको 2 वक्त का खाना भी। अब ये सारा बताओ कॉमन सेंस है कि नहीं है? अब ये थोड़ा ना याद करने बैठोगे देश की प्रॉब्लम क्या है, इस पे तो आप कथा लिख सकते हो एग्जाम में। तो व्हाट वर द फेलियर्स ऑफ प्लानिंग? सबसे पहला, आज भी हम भिखारी हैं, 22% जनता हमारी भिखारी है। नियरली 50% जनता वो है हु आर पुअर इन वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। वर्ल्ड के 50% भिखारी हमारे देश में, मतलब हमारी पॉपुलेशन का टोटल प्रोपोर्शन 22% भिखारी है, और दुनिया के अगर टोटल भिखारी काउंट करें तो 50% भिखारी सिर्फ कहां रह रहे हैं? भारत में। इज इट क्लियर? दूसरा, ये डेटा मैंने खुद नहीं लिखा है मेरे घर में, ये एनसीईआरटी सीबीएसई का पब्लिकेशन बोल रहा है, तो हम कुछ गलत नहीं पढ़ा रहे हो, या मैं किसी दूसरी सरकार से वैसा नहीं है। दूसरा, हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई इतनी ज्यादा है जिस वजह से लोग डिवाइड कर रहे हैं अमीर और गरीब में, जिसको हम कहते हैं गरीब और अमीर, और अमीर होता जा रहा है। ये फर्स्ट प्लान की एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइसेस कम हो, लेकिन आज प्राइसेस कम नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तीसरा, हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, देश का रोजगार खत्म होता जा रहा है, सरकार खुद की कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मैक्सिमम बिग सिटीज के एयरपोर्ट्स बिक चुके हैं, रेलवे स्टेशन बेचने की तैयारी चल रही है, मैक्सिमम पोर्ट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनीज ओन कर रही हैं, और वो उतना ही स्टाफ चाहती है जितनी उन्हें जरूरत हो। अकेला
और ऐसा काम गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है इसमें। पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जोन थी मर्जर से पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 15 बैंक्स को मर्ज करके एसबीआई बनाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस मर्जर में कम से कम, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 10 लाख लोगों की, बैंक अधिकारियों की जॉब, या तो रिटायरमेंट लेने को बोल दिया उनको क्योंकि नए लोग नहीं, उनको पुराने लोग नहीं चाहिए थे, और या फिर उनको बोल दिया रिड्यूस सैलरी पे काम करो। तो ऐसे एक्शन से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जा रहा है। साथ ही 53 लाख पर्सन फर्स्ट ईयर के हिसाब से प्लानिंग में थे, और आज की तारीख में यू विल बी सरप्राइज टू सी द नंबर 4 करोड़ लोग 11th प्लान के हिसाब से आर अनरेस्ट, थ्रेटनिंग, और इन्हें जॉब नहीं है। नंबर और बढ़ गया होगा, ये तो 17-18 का लेटेस्ट नंबर है 12th 5 ईयर प्लान का। एंड हमारे पास रोड्स नहीं है, डैम्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, तभी तो हम हैं, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं, और कॉलेजेस नहीं है, यहां तक कि हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये प्लानिंग के फेलियर हैं। मतलब आप समझे, पॉजिटिव साइन में 4-5 पॉइंट ही थे, नेगेटिव ज्यादा है प्लानिंग के। इज इट क्लियर? सारे पॉजिटिव और नेगेटिव 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं 4 गोल्स के, उसकी भी मैंने आपको स्लाइड दे दी है। अगर आपसे कोई भी मान लो बोले 5th 5 ईयर प्लान का आप ऑब्जेक्टिव लिखो, तो मैंने ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। मतलब ये 4 पॉइंट कहीं भी चिपकाओ, ऊपर की स्लाइड पढ़ने की जरूरत, सिर्फ प्लानिंग वाली फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके सिर्फ ईयर देख लेना, बाकी आप ये 4 चीजें चिपका के हो। सबसे पहला क्या करना? ग्रोथ, जितना मैक्सिमम बन सके प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल किसी भी 5 ईयर प्लान का क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन, चंद्रयान 3, राइट। तो टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज इन द आउटलुक, बाल विवाह, सोशल चेंज इन द आउटलुक। बाल विवाह होता था पहले, ठीक है, कई जगह होता था। उसी हिसाब से आप देखो, सती प्रथा कभी आपने सुनी हो? सती प्रथा समझते हो? अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को उसके साथ ही जला दे देते। हाँ, तो आज ये सोशल आउटलुक चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द प्लानिंग कमीशन, राइट। सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस बनाना। सेल्फ रिलायंस समझे? जो माल पहले इंपोर्ट कर रहे थे, आज हम वो खुद क्या करने लग गए? बनाने लग गए। इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट। और एक बेसिक गोल होता है इक्विटी। इक्विटी आपने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी पढ़ा होगा। हर व्यक्ति को समान व्यवहार देना, हर व्यक्ति के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट, जॉब देनी उसको। कोई भी अमीर और गरीब में कोई भेदभाव, इसको इक्विटी कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, फिर उसी का मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। सबसे पहला ग्रोथ। ग्रोथ कंट्री की इकोनॉमी, उस एरिया में जहां पर प्रोडक्शन बढ़े उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। साथ ही ग्रोथ में 3 चीजें आती हैं। आइदर लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, मतलब प्रोडक्शन बढ़े, सपोर्टिंग लाइफ सर्विसेज बढ़े जैसे ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग, और साथ ही देश के एफिशिएंसी बढ़े कैपिटल की एज वेल एज सर्विसेज। सर्विसेज मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब कंपनीज भी तो बढ़ रही है। आज कितना बड़ा बिजनेस है भारत का, इंश्योरेंस बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस। ग्रोथ एक इंडिकेटर है जीडीपी का, ध्यान रखना। हमेशा आप आंसर में लिख सकते हो ग्रोथ बढ़ना, मतलब क्या बढ़ना बोलो? जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ये तो अब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गई। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। भारत की जीडीपी भी बढ़ी, और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट पीपल। जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। याद करो तीनों सेक्टर के नाम, फुल कोर्स टेस्ट दे चुके हो आप, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये कॉमन एरिया है। अब इधर और मैं एक्सप्लेन नहीं भी करूं तो भी आप लिख सकते हो जीडीपी, राइट। एंड इन सम कंट्रीज growth in agriculture contributes more than to GDP, while in some countries सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कंट्रीब्यूट करती है। भारत के केस में कौन से सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है? एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी क्या कर रही है? एग्रीकल्चर में। इज इट क्लियर? दूसरा गोल मॉडर्नाइजेशन। बताओ क्या होता है मॉडर्नाइजेशन? मतलब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ताकि आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए। और जब आप नई टेक्नोलॉजी बनाओगे तो बताओ फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं?
आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं, और आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी, यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ना नहीं है मित्रों, मॉडर्नाइजेशन का मतलब सोशल आउटलुक भी बढ़ना है। जैसे सती प्रथा खत्म होना, बाल विवाह खत्म होना, तो इसको भी ग्रोथ बोलेंगे। और महिलाओं को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना। इज इट क्लियर? इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी गवर्नमेंट चलाती है, राइट? कन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं। और साथ ही फोर्थ गोल हमेशा क्या होता है बोलो? सेल्फ रिलायंस। जो आप बाहर से मना रहे थे, जो आप इंपोर्ट कर रहे थे, वो खुद बनाना शुरू कर दो। इस वजह से हमारी फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंस क्या होगी? खत्म होगी। सेल्फ रिलायंस के लिए दो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के होते हैं। पहला, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। भारत को फॉरेन डिपेंडेंस क्यों कम करनी थी? 1950 से 90 वाला चैप्टर चल रहा है, बताओ फॉरेन डिपेंडेंस क्यों कम करनी थी? ताकि वापस से कोई आकर के हमें गुलाम ना बनाए। और दूसरा, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। आज हर जगह WTO आके चिल्लाता है, WTO थर्ड चैप्टर में भी चिल्लाएगा कि इंडिया आपने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी फॉरेन ट्रेड पे उसको हटा दो। पर क्या अमेरिका ने हटाया क्या आज तक रेस्ट्रिक्शन? क्या जापान ने हटाएगा? WTO सिर्फ फोर्स करता है डेवलप्ड कंट्रीज को, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इसीलिए 1990 तक जो प्लानर्स रहे, उन्होंने फॉरेन डिपेंडेंस और फॉरेन इंटरफेरेंस को लगभग क्या कर दिया? जीरो। और लास्ट स्लाइड आज की, यहां तक हमको आज पढ़ना है। बोलोगे तो और पढ़ लेंगे हैं? नहीं, अच्छा अभी छोड़ दो। इक्विटी, the objective of economy growth, modernization and self reliance may not improve which people are living, so it is important to ensure कि देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का बेनिफिट सिर्फ कुछ रिच को ना मिले, पुअर को भी मिले। सोचो, इक्विटी को इंश्योर करने के लिए हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ रखा है, क्या नाम है उसका? जिससे इक्विटी आती है, जिससे गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर होने से रोका जाता है। बजट, बिकॉज बजट एंश्योर्स रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उससे इक्विटी क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है बोलो? इक्विटी। ध्यान रखना, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी भी उतनी ही जरूरी है। साथ ही हर इंडियन को अपनी बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथ, हाउस मिलना चाहिए, कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट, इक्विटी बोलता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल टुवर्ड्स सोशल जस्टिस। क्लियर? यहां तक समझ में आया? आज बस यहां तक लेंगे, बाकी बातें कल।